हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीडीपी क्या होती है और आम जनता के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2020 और 21, इसके जो पहले तिमाही का जो जीडीपी आया है वो बहुत ही चिंतनीय आया है, क्योंकि ये जो जीडीपी आया है 23.9% में आया है और ये नकारात्मक आया, मतलब नेगेटिव आया है। तो ये नेगेटिव कैसे आ गया, इसको हम समझेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है और आने वाले समय के लिए कितना चिंताजनक है ये नेगेटिव में आना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ही बोलूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को आप राजनीतिक नज़रिए से ना देखें। दूसरी बात, आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं हर एक बिंदु पर बात करने की कोशिश करूँगा और फैक्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस प्रकार से हमारी ये जो अर्थव्यवस्था है ये इस कंडीशन पर आई है, तो हमें किस प्रकार से और आगे अच्छा करना होगा, इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा मैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 2020 और 21 का है। भारत के जो फाइनेंशियल ईयर का जो कैलेंडर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, स्टार्ट होता है 31 मार्च तक जाता है ये। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं। ये 4 क्वार्टर अलग अलग होते हैं। तो पहला क्वार्टर जो होता है ये स्टार्ट होता है अप्रैल मई जून का होता है। सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर का होता है। इसके बाद जो थर्ड क्वार्टर होता है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का होता है। और जो फिफ्थ क्वार्टर होता है वो जनवरी फरवरी मार्च का होता है। तो ये कुल मिला के 4 क्वार्टर्स होते हैं। और ये जो क्वार्टर्स होते हैं इनका जो डेटा है ये रिवील करने के लिए एक अलग से संस्था बनाई गई है, मिनिस्ट्री बनाई गई है। और ये मिनिस्ट्री जो है उसका नाम है यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय जिसे हम सीएसओ कहते हैं, ये 1956 में स्थापित की गई थी। और इसके बाद से ही ये सारी डेटा को, जीडीपी है, जो भी आंकड़े हैं, ये सारा रिवील करता है, ये सभी जारी करता है। तो हर 3 महीने पर जीडीपी जारी की जाती है। और इन 3 3 महीने पर जो 4 बार एक वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में जब जारी किया जाता है तो उन सभी को जोड़ करके एक एवरेज निकाला जाता है, वो होता है देश के साल भर का जीडीपी। तो ये जो अभी नेगेटिव आया है 23.9%, ये अभी पहले फाइनेंशियल ईयर का है। अभी और 3 आएंगे, इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा 2020 और 21 का जीडीपी। ये तो पूरा मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब हम बात करते हैं वर्तमान परिस्थिति की। तो देखिए, ये जो जीडीपी आई है ये 40 वर्षों की में के बाद भारत देश की जो फाइनेंशियल ईयर में जो क्वार्टर्स होते हैं उसमें नकारात्मक आई है। तो ये जो गिरावट दर्ज की गई है, ये गिरावट दर्ज होने का कारण आपको भी पता है। कोविड की वजह से पूरा देश लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ थी वो एक्टिविटी नहीं हुई है। इस वजह से हमारे देश की जो जीडीपी है वो नेगेटिव आई है। बात यह है कि बस हमारे देश की जीडीपी नेगेटिव नहीं आई है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैं ऐसा कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ किसी देश के साथ, लेकिन फिर भी कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आप यहाँ पर, हम जो मेजर 9 कंट्रीज़ हैं हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया का जो जीडीपी है वो -23.9% है। यूके का जीडीपी 20.4% है, नेगेटिव में है। फ्रांस का है -13.8। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इटली की बात करें तो -12.4। जर्मनी की बात करें तो -12। कनाडा की -12, जर्मनी की -10.1, यूएस की -9.5, जापान की 7.6 माइनस में है। और यहाँ पर देखेंगे तो सबसे बड़ी जो आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जिस देश ने पूरे देश को कोविड दिया उसी देश की जो जीडीपी है वो अच्छी खासी फ्लोरिश कर रही है। चाइना का यहाँ पर जो जीडीपी है वो 3.2% है, सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव है। तो ये तो हो गई बात जीडीपी की। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी होता क्या है भला। ये हम लोग पूरा हवा मचा हुआ है, पूरी मीडिया में हर कोई बोल रहा है कि जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई। तो बात ये आ जाता है कि जीडीपी होता क्या है आखिरकार। तो देखिए, जब हम बात करते हैं जीडीपी की तो जीडीपी का जो पूरा नाम है वो होता है सकल घरेलू उत्पाद। इसे हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पादन, या फिर इसे इंग्लिश में कहेंगे आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका आशय ये होता है कि किसी भी देश की सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को यहाँ पर जीडीपी कहा जाता है। वो भी जो उत्पादन हो रहा है, जो सर्विसेज उत्पादित हो रही हैं, और इसके साथ जो यहाँ पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो प्रोडक्शन किसी एक निश्चित समय पीरियड में होना चाहिए। तो ये समझ में आया आपको। निश्चित समय पीरियड यहाँ पर बता दिया गया था 1 अप्रैल से लेकर के 31, मतलब यहाँ पर 31 जून तक, अप्रैल मई जून तक। अब यहाँ पर जो भी महीना था 3 महीना, उस एक निश्चित समय में अब देश के अंदर मतलब भारत देश की जो टेरिटरी है उस टेरिटरी में जो भी यहाँ पर सर्विसेज उत्पादित की जा रही है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर सामान प्रोडक्शन किया जा रहा है, उन सभी सामान के प्रोडक्शन करने पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको यहाँ पर जीडीपी कहा जाता है। अब बात आ जाती है कि जीडीपी भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है नॉमिनल जीडीपी और दूसरी होती है रियल जीडीपी।
जिसे हम हिंदी में नॉमिनल कह लेंगे एक को, और दूसरे को कहेंगे हम वास्तविक जीडीपी। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो ये जो होता है यह चालू कीमतें जो होती हैं, मतलब करंट जो प्राइजेस होती हैं उस पर डिपेंड करती हैं। ये उस जो करंट प्राइस है उस पर वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उसका जो यहाँ पर रेट फिक्स किया जाता है, उस रेट और उसके मूल्य के मापन पर ये तय होता है। दूसरा यहाँ पर आता है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी जो है वो इसका एक बेस होता है, आधार होता है, एक समय काल का एक पीरियड होता है, उसके बेसिस पे इसको तय की जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक नॉमिनल होता है जिसको हम करंट में जो रेट चल रहा है उसके बेसिस पे होता है, और एक वास्तविक रियल हो जाता है, इसके लिए कोई पैरामीटर फिक्स की जाती है। तो ये तो हो गया नॉमिनल और वास्तविक जीडीपी की। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो एक संस्था और है जिसका नाम है एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, ये 1999 से भी एक विशेष प्रकार से आंकड़ों को एकत्रित कर रहा है। तो जो हम जीडीपी के जो भी आंकड़े हैं जो हम जारी करते हैं, पहले क्या हो रहा था कि 1970 और 71, इसके बाद फिर 1980 और 81, इनका जो ये जनगणना ईयर है, इन जनगणना ईयर के आधार पर जीडीपी की गणना की जाती थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1993 में इसको बदल दिया गया था, इसको बदल करके 1993-94 कर दिया गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2015 में फिर से जो जीडीपी को कैलकुलेट करने की जो टाइमलाइन है उसको यहाँ पर चेंज किया गया था। तो यहाँ से चेंज करके जो हमारा 2011 और 12 का जो जनगणना था उसको यहाँ पर लेकर के आ गया था। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था। तो ये तो टाइमलाइन हो गई कि किस किस प्रकार से समय समय पर इसके फॉर्मूला को परिवर्तित किया गया है, और ये हर कोई देश अपनी फॉर्मूला को परिवर्तित करता रहता है जीडीपी को लेकर के। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी होता क्या है। इसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दिया, लेकिन जीडीपी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और ये इसके 4 पैरामीटर होते हैं बेसिकली। तो 4 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन पर एक फॉर्मूला देख रहे होंगे, ये फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। तो यहाँ पर जो सी है वो सी क्या है, यहाँ पर सी यहाँ पर है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कितना यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रहा है। मतलब अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं सामान लेने अगर मार्केट में जा रहा हूँ तो मैं कितना खर्च कर रहा हूँ पैसे का, वो पैसा मार्केट में जाएगा, लिक्विडिटी जनरेट होगी। तो एक तो ये आ जाता है। दूसरा आता है कि गवर्नमेंट कितना यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में या किसी भी काम को करने के लिए। तो दूसरा, गवर्नमेंट अगर कोई भी काम कर रही है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट खर्चा करेगी। तीसरा आ जाता है यहाँ पर आई, ये स्टैंड करता है जो बिजनेस होते हैं ना, बिजनेस के कैपिटल्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस अगर कोई रन करेगी तो उसमें भी बाकायदा पैसा लगेगा, खर्च होगा, तो ये इसमें आ जाता है। और जो चौथा यहाँ पर फैक्टर आता है वो होता है एनएक्स। तो एनएक्स क्या है यहाँ पर, तो देखिए एनएक्स होता है नेट एक्सपोर्ट कितना किया है किसी देश ने, मतलब हमारा देश किसी दूसरे देश में कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, सामान भेज रहा है, और दूसरे देश से कितना मंगा रहा है। अब भेजना और मंगाना दोनों में से जो डिफरेंस निकलता है उसे हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि भारत ने चाइना को 100 रुपये का कोई सामान बेचा है, मैं एक हाइपोटेनियस डेटा लेके चल रहा हूँ, 100 रुपये का सामान बेचा है, और भारत ने चाइना से 80 रुपये का कोई सामान खरीदा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, 20 रुपये का। तो यहाँ पर भारत को 20 रुपये का एक्सपोर्ट करने का फ़ायदा हुआ है। तो ये एक अंतर जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके जो फॉर्मूला बनता है वो होता है जी डी पी सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा वर्तमान का जो जीडीपी है वो जो कम हुआ है, वो कम होने के कारण क्या है और कौन कौन से सेक्टर्स में कम हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो कार की बिक्री है उसमें 32% की कमी आई है। व्यापार होटल ट्रांसपोर्ट है, इनमें कुल मिलाकर के 47% की कमी आई है। प्रोडक्शन जो है 39% की कमी आई है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसे ऐसे मोटे मोटे हिसाब है, लेकिन आपको ये तभी चीज़ें समझ में आएगी कि जीडीपी की गणना की कैसे जाती है, किन सेक्टर्स को मिला करके। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी सेक्टर्स होते हैं ना, इन सभी सेक्टरों को यहाँ पर 8 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, मतलब कैटेगराइज किया गया है। तो उन सेक्टर्स को मैं बताऊंगा जो यहाँ पर कैटेगराइज किए गए हैं लगभग। देखिए, इसमें आते हैं जो 8 सेक्टर्स में अलग अलग को ग्रुपिंग करके बनाई गई है। एक आता है कृषि सेक्टर आता है, एक मैन्युफैक्चरिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, गैस आती है, माइनिंग आती है, इसके बाद क्वेरिंग आता है, फिर वानिकी और मत्स्य आता है, फिर होटल के जो हॉस्पिटलिटी होती है वो आ जाती हैं, कंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, ट्रेड और कम्युनिकेशंस आ जाते हैं, फाइनेंसिंग आ जाता है, रियल इस्टेट और इंश्योरेंस आ जाता है, बिजनेस सर्विसिंग आ जाता है, सर्विसेज आ जाती हैं, फिर कम्युनिटी सोशल और सार्वजनिक सेवाएं आ जाती हैं इसमें। तो अब यहाँ पर मैं एक एक चीज़ों को लेकर के बात करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस प्रकार से हमारे देश की जो जीडीपी है वो कम आ गई है। तो देखिए, हमारा जो देश था वो लॉकडाउन में था पूरा। अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून, ये तीनों महीना जो था पूरा लॉकडाउन था। हमारा जो लॉकडाउन था वो ख़त्म हुआ था कब,
जून लास्ट को। फिर इसके बाद यहाँ पर जुलाई में अनलॉक की सिचुएशन स्टार्ट हो गई थी, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, और हम सितंबर में अनलॉक 4 पे आ चुके हैं। तो जब यहाँ पर तीनों महीने में पूरा का पूरा मार्केट बंद था, आप लोग खुद सब लोग घर में बंद थे, लगभग 130 करोड़ की पॉपुलेशन पूरी घर में बंद थी, तो उस समय मैन्युफैक्चरिंग का आपकी डिमांड थी वो सारी डिमांड कम हो गई थी। तो कार की बिक्री में गिरावट होने का कारण यही था कि लोग बाहर ही नहीं जा रहे थे, तो कार का जो प्रोडक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा। दूसरा यहाँ पर होटल और जो भी व्यापार है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब बंद हो गए थे क्योंकि कोई सवारी नहीं थी बाहर, ट्रांसपोर्ट बंद था आपका, तो उसकी वजह से जो भी रेवेन्यू जनरेट होना था वो सारा बंद हो गया था। जितने भी गाड़ी चलाने वाले थे वो सारी सर्विसेज बंद हो चुकी थी, होटल्स पर सारे सर्विसेज बंद हो चुके थे क्योंकि होटल जो था टूरिज्म से संबंधित कर रखता है, तो ये भी बंद हो चुका था। प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री भी लगभग बंद हो चुकी थी क्योंकि डिमांड कम हो गया था यहाँ पर। तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो थी उसमें यहाँ पर 38.1% की नेगेटिव डिमांड थी यहाँ पर। सर्विसेज की बात करूँ तो मैं सर्विसेज भी लगभग बंद हो चुकी थी। बहुत सारे सर्विसेज, बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी, एमएनसी कंपनीज, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम बोल दिया था करने के लिए, और जब वर्क फ्रॉम होम बोला तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी। तो यहाँ पर जो परिणाम आए थे वो -20.6% नेगेटिव आया था। इंडस्ट्री से रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग भी तभी होती है जब डिमांड होता है। लोग अंदर बंद थे तो डिमांड जनरेट नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई। अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई तो आप इसको रिलेट करिए इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तभी होगी ना जब मैन्युफैक्चरिंग होगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड होगी तब लोग खरीदेंगे, और जब लोग खरीदेंगे तो मार्केट में पैसे की लिक्विडिटी फ्लो हो जाएगी। तो ये सारे चीज़ों से रिलेट करते हैं। फिर यहाँ पर एक सेक्टर आता है गैस सप्लाई की। तो गैस सप्लाई तो ठीक ठाक चल रहा था, यहाँ पर ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। बात रही माइनिंग की, तो माइनिंग में भी अब जितने भी इंडस्ट्री थे वो सारी इंडस्ट्री लगभग बंद थी। इंडस्ट्री बंद थी तो इनमें जो यहाँ पर कोल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी कम हो गया था। फिर वानिकी और मत्स्य की बात करते हैं हम। वानिकी और मत्स्य की बात करें तो यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर जो नॉनवेज होता है उसको खाना बंद कर दिया था। मछली प्रोडक्शन में भी थोड़ी कमी आई थी यहाँ पर। होटल का मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। फिर यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो एक जो गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस आए थे लॉकडाउन में, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मैंने बाकायदा साझा किया है समय समय पर, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगा दी गई थी। तो ये वाला सेक्टर भी बंद हो गया था। ट्रेड और कम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेड भी ज़्यादा नहीं हो रहे थे, कम्युनिकेशंस तो फिर भी टेलीफोनिक चीज़ों से हो पा रहा था, इंटरनेट के माध्यम से हो पा रहा था। फाइनेंसिंग भी बहुत कम हो गई थी क्योंकि यहाँ पर जो हम कह सकते हैं ये जो फाइनेंशियल का जो भी यहाँ पर मार्केट होता है, इंश्योरेंस का मार्केट होता है, रियल इस्टेट्स के जो मार्केट्स होते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी क्योंकि लोग कुछ भी नई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे थे। फिर बिजनेस सर्विसेज एंड कम्युनिटी, ये थोड़ा फ़ायदे में रहा। सोशल और सार्वजनिक सेवाएँ ये भी लगभग थोड़ी बहुत प्रभावित रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो लगभग यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे, क्योंकि यहाँ पर आप कितने भी अच्छी से प्रोटेक्शन करके क्यों ना जाओ, कोई भी लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो जीडीपी हमारे सामने आई है ये क्या असली जीडीपी है या फिर कुछ इसमें खामियां भी है। तो देखिए, खामियां तो है इसमें। वो खामियां किस प्रकार है मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, खामियां इस प्रकार से है क्योंकि आपने जितने भी सेक्टर सुने हैं यहाँ पर, मैंने आपको एक एक सेक्टर बताया कि कौन कौन सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं जीडीपी को दर्शाने में। उसमें आपने उन लोगों को नहीं देखा होगा जो यहाँ पर रेहड़ी पटरी पर सामान बेचते हैं, जो लॉकडाउन में भी हमारे घरों पर आ करके हमें सब्जी प्रोवाइड कराते रहे, जो दूध वाले हैं, डेयरी वाले हैं, वो हमारे लिए इस प्रोडक्शन सामानों को उत्पादित करते रहे। उन लोगों का इसमें जिक्र नहीं है क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हो जाते हैं। और हमारे जो जीडीपी का जो कैलकुलेशन है उसमें एक फॉल्ट है, आप मान के चले कि डिफ़ॉल्ट वो एक ऐसी कमी है जिसमें यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग होते हैं इसको इसमें नहीं जोड़ा जाता है। और हमारे देश में जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है। लोग दुकान खोलते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी दुकानें, उनको नहीं जोड़ा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी सेक्टर हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और ये देश की लगभग 94% रोजगार का उत्तरदायित्व इन्हीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे होता है। तो आप देखेंगे कि मात्र 6% ऐसी जॉब हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर पर है, और 94% जॉब्स ऐसी हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर है, और हम उस 94% जॉब्स को हम इसमें इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो ये एक इसका फॉल्ट है जो कि सोचना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो जब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के समय बोला था कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे, तो आज हमारी इकॉनमी कहाँ पर सस्टेन कर रही है। तो अगर हम आज के इकॉनमी की बात करें तो हमारी इकॉनमी बहुत पीछे आ चुकी है। लगभग 2019 में हमारे देश की जो जीडीपी है, वो जीडीपी मतलब देश की पूरी इकॉनमी है, वो थी लगभग 2.9 ट्रिलियन की, मतलब 29
100 करोड़ की हमारे देश की जीडीपी थी और हम पूरे विश्व भर में 5वें स्थान पर थे जीडीपी के मामले में। मतलब यहाँ पर हमारा जो देश था वो यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद 5वें नंबर पर आ रहा था। और ये जो पैंडमिक हुआ है, इस पैंडमिक के कारण हमारे देश की जो ये जो 29.3 मतलब 2.9 की जो ट्रिलियन की जो इकॉनमी है, इसमें लगभग 10% का नुकसान हुआ है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें नुकसान इतना हुआ है कि हम कह सकते हैं 0.29 ट्रिलियन की यहाँ पर लॉस हुआ है। तो अब इस 0.29 ट्रिलियन में जो लॉस हुआ है, इसको रिकवर करने में लगभग हमारे देश को समय लग जाएगा 2020 से 21 तक का, 21 से 22 तक का। तो अब यहाँ पर सोचना ये आ जाता है कि क्या हम सच में अचीव कर पाएंगे 2024 तक 5 ट्रिलियन की इकॉनमी को। तो देखिए, असंभव तो कुछ भी नहीं होता है किसी भी, अगर हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में बात करते हैं तो क्या पता हमारे जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वो अच्छे चल जाएं, बहुत सारी ऐसी नीतियां गवर्नमेंट रिस्क लेना शुरू करे कि चल जाए। मे भी रिस्क तो अभी तक देखा जाए तो ऐसा रह रहा है कि जो भी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दाव खेले गए हैं सभी दाव उल्टे ही पड़े हैं हमारी देश की इकोनॉमी पे। तो देखिए, यहाँ पर अगर कुछ करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और रिस्क लेने के लिए जो देश के अंदर जो भी यहाँ पर स्कीम चलाई गई हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, इन सारे स्कीम्स को यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से पंपिंग करनी होगी। जो जितने भी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर उनके ऊपर भरोसा करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको यहाँ पर सीड फंडिंग भी नहीं हो पाती है। तो ये सीड फंडिंग अगर उन्हें होगी तो हमारे देश जो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड कर रहा है बहुत सारे काम के लिए, वे सारे के सारे हमारे कंट्री में आएगा और यहीं पर जॉब क्रिएशन भी होगा। जॉब क्रिएशन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पैसा होगा वो मार्केट में फ़्लो होगा, और जैसे ही मार्केट में पैसा फ्लो होगा लोगों के पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे हाथ में। जब लोगों के पास हाथ में पैसा आना शुरू होगा तो वो सामान को खरीदेंगे, और जब सामान को खरीदेंगे तो डेफिनेटली जो हमारी जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक हमारे पास कितने भी सामान हमारे सामने रखे क्यों ना हो, हम उसे खरीदने नहीं जाएंगे। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इकॉनमी का। जब तक लोगों के हाथ में आप पैसा नहीं दोगे तब तक इकॉनमी फ्लो नहीं करेगी। आप कितने भी दावे क्यों ना कर दो कि हमने 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, हमने इतने सारे रुपए इकॉनमी में डाला है, लेकिन वो पैसा जब तक आम पब्लिक के हाथ में नहीं आएगा, मेरे आपके जैसे लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, तब तक मार्केट फ्लो नहीं करेगा, लिक्विडिटी नहीं जनरेट होगी, तरलता नहीं आएगी और इस तरीके की प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की कि जीडीपी क्या होती है, किस प्रकार से इसमें चेंजेस आते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अन्य भी प्रकार की कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को जो भी आपके उचित सवालों के जवाब होंगे वो देने की कोशिश करूँगा। आपको ये वीडियो में अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आई हो तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही सामान्य सी भाषा में, एक डिस्कशन की भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। मैंने इसमें कोई ऐसा जानकारी आपको नहीं दिया है जो मुझे लगता हो कि अनुचित हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप इन वीडियोस को लोगों के साथ जरूर शेयर करिए। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जवाब जरूर बिल्कुल दूंगा। चलिए, फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।